वाकई में नहीं, वहां में नहीं कभी डिस्कस की, ये तो यहीं पे डिस्कस कर लीजिए, मौका है। तो बेटा चैप्टर नंबर 18 कंपटीशन एक्ट एंड आर्बिट्रेशन एक्ट। देखो हर चैप्टर के अंदर दो दो एक्ट पढ़ रहे हो, ये 3 चैप्टर का मतलब 6 एक्ट है। पहले में देखोगे उसमें 2 एक्ट आपने पढ़े थे, एक तो मेरा ख्याल है कि उसका था मनी लॉन्ड्रिंग का, और दूसरा मेरा ख्याल है कि उसका था पेमेंट सिस्टम वगैरह वाला। तो इस तरह हर उसमें क्या कर रहे हो, 2 एक्ट पढ़ते आ रहे हैं। तो बेटा चैप्टर नंबर 18 में कंपटीशन एक्ट और आर्बिट्रेशन एक्ट। कंपटीशन एक्ट क्या है, इसमें मतलब थोड़ी सी चीजें होंगी जो आपको याद रखनी है। उस तरह आर्बिट्रेशन एक्ट बड़ा आसान है। कंपटीशन एक्ट मेरे बच्चे देखो, ये हम कारोबार के लिहाज से पढ़ने जा रहे हैं। गवर्नमेंट चाहती है कि जितने कारोबार हैं, बिजनेसेस हैं, ये आपस में क्या करें, कंपीट करें। जब ये जो सप्लायर्स हैं या जो भी सेलर्स हैं, जब इनका आपस में कंपटीशन होता है, चाहे वो सर्विसेज के हों चाहे वो कोई मैन्युफैक्चरर हो, तो जब इनका कंपटीशन होता है, इसका फायदा क्या होता है, कस्टमर्स को हो, चीजें सस्ती होती हैं। अगर कंपटीशन ना हो, चीजें महंगी होती हैं। इसकी बहुत बड़ी मिसाल यहाँ पे इसी मार्केट के अंदर सीए की है। अगर ये सीए के इतने कॉलेजेस ना हो तो सीए उतना ही महंगा होता है जितना मेडिकल की फील्ड में एमबीबीएस है। क्योंकि अगर उसका इसका आउटपुट उतना है तो इसका मेरे बच्चे जाहिर बात है खर्चा भी उतना ही होना चाहिए था, और होता भी, बनता भी उतना ही था। अगर पहले कम से कम उसके करीब करीब खर्चा करवा दिया करते थे जितने कॉलेज फीस लेते थे। लेकिन मेरे बच्चे इस कंपटीशन का फायदा बच्चों को हो। अब बच्चों को देखो, ये फ्री क्लासेस कोई नहीं करवाता था, इसके पैसे चार्ज होते थे हैं। अब क्लासेस फ्री हैं, आखिरी महीनों में जाके पोर्टल फ्री दिए जा रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ किया जा रहा है। मैं कह रहा हूँ कि पता नहीं क्या कुछ और ना कुछ दे दें है। वो कहेंगे ये लो पकड़ लो, कॉलेज का 10% शेयर भी ले लो, एडमिशन ले लो यहाँ, जो हालात हो गए। तो कहने का मतलब ये सारा क्यों पॉसिबल हुआ है, कंपटीशन की वजह से। अगर ये कंपटीशन ना होता तो मेरे बच्चे यकीन कर लो आपके साथ वही सलूक होना था जिसको आप डिजर्व करते हैं। लेकिन भर फिलहाल तो आपके साथ फायदा ही डिजर्व, मतलब आपने कमाना भी है ना कल दोनों हाथों से, तो दोनों हाथों से पैसे लेने भी थे इन्होंने, हैं। मैं उस लिहाज से डिजर्व करने का कह रहा हूँ कि भाई आप डिजर्व मतलब कब बड़ा कोर्स कर रहे हो, हैं, जिसमें आपने लाखों कमाना है और पे करने के लिए कोई है को नहीं, है? कोई मांग है को नहीं। तो ये मैं उस लिहाज से कह रहा हूँ। आप क्या कह रहे थे, स्कीम है कौन सी? नहीं लो बेटा। तो कहता है कि कंपटीशन द प्रीएम्बल ऑफ कंपटीशन एक्ट। अच्छा, प्रीएम्बल किसी भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट का ना, जो आइन हो, जैसे आइन पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 1 में कल, इसी तरह बाकी जो इस तरह के जो कानूनी दस्तावेजात होती हैं उसके अंदर जो इंट्रोडक्शन होता है ना, उसका नाम प्रीएम्बल होता है। उसको इंट्रोडक्टरी नहीं लफ्ज बोलते, बल्कि क्या बोलते हैं, प्रीएम्बल। द प्रीएम्बल मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ कंपटीशन एक्ट 2010 स्टेट्स इट्स ऑब्जेक्टिव। ये पेपर में आया हुआ है, इसी एमसीक्यू उसमें, कि जो कंपटीशन एक्ट 2010 है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। नीचे 4 ऑप्शन, और मान लो पता क्या लिखा था, इकोनॉमिक, ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी ओनली। इसका एमसीक्यू दिया हुआ लास्ट पे, वही जो आई कैप का, ये ना इकोनॉमिक एक्टिविटी ओनली, यहां तक उसने बंद कर दिया। सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर फोकस करना, उसने कमर्शियल का जिक्र नहीं किया या बाकी चीजों का जिक्र नहीं किया। लिखी यही बातें उसने, लेकिन बंद कर दिया उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी ओनली कह के, वो गलत है। यानी कि ये ऑप्शन लोग बच्चों ने ज्यादा यही उसको टिक किया। देखें इकोनॉमिक एक्टिविटी के बाद इसका मतलब क्या होता है, कंपटीशन एक्ट का मकसद क्या है, टू इंश्योर फ्री कंपटीशन इन ऑल स्फीयर्स ऑफ कमर्शियल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। यानी कि जितनी कमर्शियल और इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है उस सब में वो चाहते हैं कि फ्री कंपटीशन हो। और किस मकसद के लिए, टू इनहेंस इकोनॉमिक एफिशिएंसी एंड प्रोटेक्ट कंज्यूमर फ्रॉम एंटी कंपेटिटिव बिहेवियर। क्योंकि अगर एंटी कंपेटिटिव बिहेवियर हो ना, एंटी कंपेटिटिव बिहेवियर क्या होता है, कंपेटिटिव बिहेवियर क्या होता है, जहां पे लोग एक दूसरे से कंपीट कर रहे हो, ऐसा बिहेवियर। और एंटी कंपेटिटिव बिहेवियर क्या है, जहां पे लोग एक दूसरे से कंपीट ना करें। जहां पे लोग एक दूसरे से कंपीट ना करें, है भी एक से ज्यादा लोग बैठे हों एक तरह की चीज प्रोवाइड करने के लिए, एक से ज्यादा सीए के कॉलेज बैठे हों, लेकिन इनका आपस में बिहेवियर एंटी कंपेटिटिव है। इन्होंने सबने आपस में मिलकर कार्डल बनाया हुआ, इन्होंने तय कर लिया कि हमने आपस में कंपीट नहीं करना, हम अपना नुकसान क्यों करें बच्चों के चक्कर में। तो अगर इस तरह का, हाँ, ये कंपटीशन एक्ट फिर ऐसी चीजों के दरम्यान में भी आता है, कहता ना ऐसा एग्रीमेंट नहीं करना जिससे आप क्या कर रहे हो, आपस में एक दूसरे से कंपटीशन बंद कर रहे, ऐसा कोई एग्रीमेंट करने की इजाजत नहीं देता कंपटीशन एक्ट। और जहां पे लोग आपस में इस तरह के गंदे एग्रीमेंट करने के लिए इकट्ठे हों, कंपटीशन एक्ट वाले वहां पे छापा मारते हैं, उनको पकड़ते हैं, और जिससे उनको मुखर भी किए होते उसको इनाम भी देते हैं। सच्ची बता रहा हूं। ये वो एक कॉलेज जो भी, तो जो बंदा इसकी मुखबिरी करेगा कहेगा आज वो सारे सीएफई वाले सारे इकट्ठे हो रहे हैं कॉलेज हैं, वो आपस में एग्रीमेंट करने जा रहे हैं कि कराची वालों को यहाँ से निकालो, हैं, उनको खत्म करो। तो भैया, तो इसके लिए जहां पे बैठ के एग्रीमेंट हो रहा होगा तो वहां पे कौन आएगा, कंपटीशन एक्ट वाला, किसके कहने पे, मुजम्मल मुजम्मल ही है। हाँ। तो सर मेरा तो कोई कॉलेज नहीं है। नहीं वैसे मुखबर कर तो कोई भी हो सकता है। हाँ, कहते हैं द प्रीएम्बल ऑफ कंपटीशन एक्ट 2010 स्टेट्स इज ऑब्जेक्टिव्स
टू इंश्योर फ्री कंपटीशन इन ऑल स्फीयर्स ऑफ कमर्शियल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। और ये क्यों फ्री कंपटीशन? टू इनहेंस इकोनॉमिक एफिशिएंसी। देखो अगर कंपटीशन होगा, एक तो इकोनॉमिक एफिशिएंसी आएगी, लोग अच्छा काम करेंगे, एक दूसरे से अच्छा करने की कोशिश करेंगे। जब कंपटीशन हो तो उसको पता कि यार मेरी चीज बिकनी है, मुझे किसी दूसरे से अच्छा करके दिखाना, दूसरा है ही नहीं, अगर है भी आपस में मिले हुए जितनी मर्जी घटिया चीज बेचो, है कौन सा कोई एक दूसरे से कम्पीट करना है। कंपटीशन हो तो लोग एक दूसरे से अच्छी क्वालिटी देने की कोशिश करते हैं। एक तो इकोनॉमिक एफिशिएंसी आती है, एंड टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर फ्रॉम एंटी कंपेटिटिव बिहेवियर। और साथ ही इसका मकसद क्या है कि कंज्यूमर को भी बचाया जा सके एंटी कंपेटिटिव बिहेवियर से, क्योंकि कंपटीशन होगा तो कंज्यूमर को सस्ती चीजें मिलेंगी, अच्छी मिलेंगी। अगर कंपटीशन नहीं होगा, लोगों को चीजें भी अच्छी नहीं होंगी और मिलेंगी भी महंगी। एंड टू प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कंपटीशन एक्ट, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। और इसी उसके तहत मेरे बच्चे एक इदारा भी बनाया गया जिसका नाम है कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, टू मेंटेन एंड एनहेंस द कंपटीशन। ये मेरे बच्चे मकसद है किसका बना? कंपटीशन एक्ट 2010 का। अब ये जो अथॉरिटी बनाई है इसके तहत कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सीसीपी, कहता है विच इज एन इंडिपेंडेंट। अब ये पूछ लेगा सीसीपी क्या है? ये एक इंडिपेंडेंट क्वाज़ी रेगुलेटरी क्वाज़ी जुडिशरी बॉडी। क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के आए हो ना? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो हम बनाते नहीं थे बल्कि कानून खुद ब खुद बना दिया करता, उसको कहते थे क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि जो ऐसी चीजें जो कानूनी तौर पे बना दी गई, ऐसी है ना। यहाँ पे मेरे बच्चे कहता है कि ये जो सीसीबी है, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, है एक इंडिपेंडेंट क्वाज़ी रेगुलेटरी, यानी कि ये जो रेगुलेशन बनाती है वो कानून बन जाते हैं, ये जो फैसले करते हैं वो मेरे बच्चे कानूनी फैसले कहलाते हैं। तो इसको ऐसी इंडिपेंडेंस दिया है, क्वाज़ी रेगुलेटरी अपने रेगुलेशन खुद बनाए, कोई इदारा इसको वो नहीं करता, ये खुद अपने मामला को देखते हैं। और क्वाज़ी जुडिशियल, ये अपने फैसले भी खुद करते हैं, with the task to help ensure healthy competition between companies for the benefit of the economy। इनको जो क्वाज़ी रेगुलेटरी और क्वाज़ी जुडिशियल, ये लफ्ज़ दोनों की समझ आ गई? जो रेगुलेशन बनाए कानून बन जाता है, जो फैसला करें अदालतों का फैसला कहलाता है, जैसे अदालत ने किया है। जो रूल्स बनाए ऐसे जैसे कानून खुद बनाया पार्लियामेंट के अंदर, ऐसी ताकत है इनके पास। और ऐसी ताकत ही मजे की बात है आई कैप के पास भी, क्वाज़ी रेगुलेटरी क्वाज़ी जुडिशियल। क्यों? जो रेगुलेशन बनाए कानूनी बन जाती है। हाँ वो अलग बात है, इसको पार्लियामेंट से प्रूव करवाना होता है। रेलिवेंट डेफिनेशन देख लो भाई, गुड्स की डेफिनेशन क्या कमाल कर रहा है। मेरा ख्याल आपको तो पता नहीं गुड्स क्या होती है, तो ये चीजें आपको दिखा दी, ये सारी क्या पड़ी हुई, यानी कि दुकान पे जाओ वहां पे जो चीजें दिख रही हैं आपको सारी क्या है? गुड्स है, वही है। गुड्स इंक्लूड एनी आइटम, रॉ मटेरियल, प्रोडक्ट आर बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट का पता ना क्या होती है? जब कोई मेन चीज बना रहे हो तो बीच में कोई और चीज भी बन रही हो तो उसको क्या बोलते हैं? बाई प्रोडक्ट। जैसे होता है ना कि ये जो शुगर मिल्स हैं, वो चीनी तो बना ही रहे होते हैं, वहां पे बिजली भी बन रही होती है, साथ ही उसके वो घास फूस है, कुछ और चीजें भी वहां से बन रही होती हैं। इस तरह जो ऑयल है, अगर रिफाइनरीज वगैरह की बात करें, वहां से 2-3 तरह का, मेन तो ऑयल रिफाइन करना होता है, लेकिन उस जो रिफाइन कर रहे होते हैं वहां से ये दूसरा काला तेल जिसमें कहते हैं फलाना फलाना, इस तरह की चीजें भी निकल आती हैं। सारी बात वो और मकासद के लिए इस्तेमाल होता है। कहता है गुड्स इंक्लूड एनी आइटम, रॉ मटेरियल, प्रोडक्ट आर बाय प्रोडक्ट विच इज सोल्ड फॉर कंसिडरेशन। यानी कि गुड्स हम उन्हीं को कहेंगे जो चीजें कंसिडरेशन के लिए बेचने के लिए रखी हुई, यानी कि इसका मतलब ये गुड्स नहीं है उस लिहाज से। जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं हम उनकी बात कर रहे हैं ना, इस डेफिनेशन के मुताबिक, क्योंकि बेचने के लिए थोड़ी, यही फर्नीचर दुकान में पड़ा हुआ फर्नीचर की बेचने के लिए, तो ये गुड्स है यार। यानी कि जो बेचने के लिए फॉर कंसिडरेशन हमने जो चीजें रखी हों, और जो जाहिर बात है जो जिनको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, उनके लिए लफ्ज हम गुड्स बोलते हैं। प्रोडक्ट में आ जाते हैं, गुड्स भी आ जाते हैं। सबसे लफ्ज प्रोडक्ट वो ज्यादा ब्रॉडर है, उसमें गुड्स और सर्विस दोनों आती हैं। जब गुड्स का लफ्ज हो तो वो टेंजिबल, सर्विस इंटेंजिबल। खैर वो बचपन आई टू बी आप पढ़ के आए। रिटेलर, रिटेलर में वो जो दुकानदार, जो हमारे कोने की दुकान में जो दुकानदार बैठा हुआ, ये कौन है? रिटेलर। रिटेलर एक ऐसा बंदा होता है जो एंड कंज्यूमर को चीजें बेचता है। रिटेलर एक ऐसा बंदा जो एंड कंज्यूमर को चीजें बेच रहा है, उसको क्या बोलते हैं? रिटेलर। रिटेलर इन रिलेशन टू द सेल ऑफ एनी गुड्स मींस ए पर्सन हु सेल द गुड्स टू एनी अदर पर्सन अदर देन फॉर रीसेल। यानी कि जिसको रिटेलर बेच रहा होता है उसने आगे चीजें बेचनी नहीं है, रीसेल नहीं करनी, बल्कि क्या कर लेना, उनको कंज्यूम कर लेंगे। तो ये याद रखिएगा, रिटेलर इन रिलेशन टू सेल ऑफ गुड्स कौन होता है? मींस ए पर्सन हु सेल द गुड्स एनी अदर पर्सन अदर देन फॉर रीसेल। और होलसेलर मेरे बच्चे जानते ही, यानी कि अगर वैसे अगर हम देखें ये चेन जो बनती है, ये बैठा हुआ मैन्युफैक्चरर, मान लो जो कोकोमो बना के बेचता है, ये मैन्युफैक्चरर है ना। इसने जो मैन्युफैक्चर करना है उसके लिए उसको मटेरियल चाहिए। मटेरियल के लिए मेरे बच्चे या तो कोई सप्लायर होगा या कोई इंपोर्टर होगा, ये दोनों अल्फाज होते हैं। इंपोर्टर बोल दो या सप्लायर बोल दो।
कोई बंदा यहीं से कोई चीज बना के आपको वो कर रहा होगा, मटेरियल वगैरह निकाल के कहीं से, या कोई बंदा बाहर से इंपोर्ट करके आपको मटेरियल सप्लाई कर रहा होगा। तो सप्लायर भी हो सकता है, इंपोर्टर भी हो सकता है आपका सप्लायर। तो इसे हम क्या करेंगे, यहाँ से चीजें खरीद के मटेरियल मैन्युफैक्चर करेंगे। मैन्युफैक्चर करने के बाद हम चीजें दे देते हैं आगे डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को। डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर जो चीजें गुड्स आगे बेच रहे होते हैं वो रिटेलर को बेच रहे होते हैं फॉर रीसेल। और रिटेलर आगे जो बेचता है वो किसको बेचता है, एंड कंज्यूमर, नॉट फॉर रीसेल। तो कहता है कि अब इसको डिफाइन करना है आपने, इसको कहता है होलसेल इन रिलेशन टू सेल ऑफ एनी गुड्स मींस अ पर्सन हु परचेज गुड्स एंड सेल देम टू एनी अदर पर्सन फॉर रीसेल। ऐसा बंदा जो फैक्ट्री से चीजें खरीद रहा हो और आगे किसी और को रीसेल के लिए बेच रहा हो, उसके लिए लफ्ज क्या बोलते हैं, होलसेलर। रेलेवेंट मार्केट, कहता है मार्केट किसको बोलते हैं। देखो ये छोटी छोटी डेफिनेशन, आगे इसके जो इंतहाई काम की चीजें हैं ना वो ये वाली, लेकिन ये डेफिनेशन भी आपने याद रखनी है, पूछ लेते हैं। जैसे उसमें मैंने कहा कि ये पहला पॉइंट जो था यहाँ पे, इसी में से सवाल आ गया था, ये यहीं से। मार्केट कहते हैं रेलेवेंट मार्केट। रेलेवेंट मार्केट क्या था, कहता है मार्केट किसको बोलते हैं, रेलेवेंट मार्केट। कहता है कि मार्केट मेरे बच्चे मीन्स अ मार्केट विच शैल बी डिटरमिन्ड बाय द सीसीबी। हम कहते थे ओ यार ये साथ वाली मार्केट में जाओ चीज खरीद लें। एक तो हमने मार्केट एक खुद बनाई होती है, दो दुकानें तो हम मार्केट बोल देते हैं उसको। कहता है हम मार्केट उसको बोलेंगे जिसको सीसीबी मार्केट बोलेगा। यहाँ पे रेलिवेंट मार्केट का मतलब क्या है, वो मार्केट जिसको कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मार्केट मान रहा, वो मार्केट हो, याद रखोगे। रेलिवेंट मार्केट मींस द मार्केट विच शैल बी डिटरमिन्ड बाय सीसीबी। हम उसको मार्केट बोलेंगे जो डिटरमिन करेगा सीसीबी कि ये मार्केट है। और सीसीबी किस लिहाज से वो मार्केट डिटरमिन कर रहा होगा, या तो प्रोडक्ट के लिहाज से या ज्योग्राफिक लिहाज से। होता है ना बात का, तो किसी इलाके से खास प्रोडक्ट मिलती है, उसको हम प्रोडक्ट मार्केट कहते हैं। जैसे अगर हम ये कहें आबद मार्केट इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें हैं, हफीज सेंटर मान लो कि मोबाइल और लैपटॉप इस तरह की चीजें हैं। इसी तरह अगर शालमी में चले जाए वहाँ पे कपड़े के भी हैं, सराफा बाजार चले जाए वहाँ पे सारा सोने का ही है। तो ये होती है प्रोडक्ट मार्केट, जहां से आपको एक खास प्रोडक्ट मिल रही हो या उसका इंटरचेंजेबली कोई अल्टरनेटिव चीज मिल रही है। जैसे होता है ना बेवरेज मार्केट है, वहां से पीने की चीजें आपके लिए है। अगर पानी नहीं तो कम से कम पेप्सी कोक या कुछ इसका और अल्टरनेटिव मिल जाएगा, बड़ी जरूरी वो मिल जाएगी आपको। कह रहे कि प्रोडक्ट मार्केट कंप्राइज of all those products or services which are regarded as interchangeable or substitutable by the consumer by reason of the product characteristics, price and intended use। यानी कि अगर आप किसी खास यूज के लिए एक खास प्राइस की रेंज में खास खसूसियात वाली चीज खरीदना चाहते हैं, आप उस मार्केट में जाए, आपको एक से बढ़ के एक चीज मिल रही हो, तो समझ लो ये प्रोडक्ट मार्केट है। यानी कि मकसद वही, इंटेंडेड यूज सेम ही है, लेकिन आपको उसमें कई तरह की वैरायटियां नजर आ रही हैं, कई तरह की इंटरचेंजेबल चीजें, ये नहीं तो कम से कम दूसरी चीज। तो इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट मार्केट। नहीं ना समझ आएगा। मोबाइल फी सेंटर में जाओ, एक से बढ़ के एक मोबाइल, कहेंगे यार छो पर सर है लो नवा ऐसे चाहे फीचर, जहां पे मर्जी रख देना सर, ये खुद ब खुद मोबाइल उठेगा और आपकी सेल्फी बना देगा लौड़े। आपने सुबह सुबह उठ के सेल्फी बनानी होती है सर, ये खुद ही बनाए। तो ऐसे ही बेचना भी तो है ना। कहता है प्रोडक्ट मार्केट कंप्राइज ऑफ ऑल ऑफ दोस प्रोडक्ट्स और सर्विसेज व्हिच आर रिगार्डेड एज इंटरचेंजेबल। देखो ना यहाँ पे लोग आते हैं इस मार्केट, सब अगर देखा जाए हम कहते हैं ये सीए और एससीए के मार्केट। अब एक बच्चा सीए करना तो उसको एससीए में घुसेड़ देते हैं, इंटरचेंजेबल है ना भैया, मिलती जुलती चीजें, इंटरनेट यूज है, प्राइस करेक्टरिस्टिक्स मिलती है। एक बच्चा जो एससीए करना आ रहा, हम कह रहे हैं हो हम तो एससीए करवाते नहीं, इसको कहते हैं लै वैसे ही सीए भी है वो करो, तो पकड़े। इसका मतलब क्या है, ये इसकी सीए सीसीए की मार्केट, इसी लफ्ज बोल देते हैं, याद रखोगे इस बात को। और एक होती है ज्योग्राफिक मार्केट, जैसे मान लो कि सरगोदा है, आजकल किन्नुओं का मौसम है, सरगोदा किन्नुओं के लिए मशहूर है। कोई सरगोदे का यहाँ पे? शर्म कर कुछ, पूरा मौसम ही कर देता था। हाँ, एक खाया और कल चुप बताया भी कि एक किन्नू खाया इस पूरे मौसम में, फिर भी चुप रहे सरगोदे से मजाक कर रहा। बेटा आ गया ओ ट्विटर नहीं बेटा। कहता है कि ज्योग्राफिक मार्केट क्या है, कहता है कंप्राइज द एरिया इन विच द अंडरटेकिंग कंसर्न्ड आर इन्वॉल्व्ड इन द सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एंड इन विच द कंडीशन ऑफ कंपटीशन आर सफिशिएंटली होमोजेनियस। यानी कि एक ऐसा इलाका जिसमें जो अंडरटेकिंग कारोबार हैं कंसर्न इन्वॉल्व इन सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एंड इन द कंडीशन ऑफ द कंपटीशन आर सफिशिएंटली होमोजेनियस।
यानी कि जहाँ पे कोई एक तरह की चीजें सप्लाई करने के लिए कई इदारे कोशिश कर रहे हैं, जैसे कोई होती है कि कोई लग्जरी चीजों की मार्केट होती है वहाँ पे वो अच्छी अच्छी महंगी महंगी गाड़ियां बना बना के एक दूसरे से compete कर रहे हैं लग्जरी चीजों में, और हमारे जैसे गरीब मुल्कों में है घटिया तो घटिया मेहरान का भी घटिया वर्जन कोई कड्डो है, आल्टो ओदा भी कोई घटिया वर्जन कड्डो है, तो इस तरह की चीजें तो डिपेंड करो, लेकिन वो काफी लोगों के पास, क्योंकि यहाँ पे लोग मोस्टली दिखाने के लिए खरीदते हैं, है ना, गड्डी होनी चाहिए बात का, यहाँ से शुरू होता है। जो बेचारी लोअर मिडिल क्लास है वो सिर्फ गाड़ी तक का मामला होता है, उनको ये कोई 4 टायर होनी चाहिए उसके, 4 टायर वाली कोई चीज। खैर अल्लाह माफ करे, मेरा ख्याल है कि जो चीज जिस मकसद के लिए हो, इस्तेमाल के लिए हो, उस मकसद दिमाग में होना चाहिए, दिखावा ना हो। कह रहा है कि जोग्राफिक मार्केट कंप्राइज द एरिया, कि ये पूरे एरिया को कह रहे होते हैं जोग्राफिक मार्केट, इन विच द अंडरटेकिंग जो जो बिजनेसेस हैं कंसर्न जो वहां से रेलिवेंट हैं, आर इन्वॉल्व इन सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, वो ऐसी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज सप्लाई करने हैं, एंड इन विच कंडीशन ऑफ कंपटीशन आर सफिशिएंटली होमोजेनियस, और उनका आपस में कंपटीशन मिलता जुलता है, एंड विच कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम नेबरिंग जोग्राफिक एरिया, और उसके जो साथ कुछ और जोग्राफिक एरिया उसमें कंपटीशन कुछ और है, किसी और चीज का है। मान लो कि एक तरफ कपास का है, एक तरफ किनुओं का है। इन पर्टिकुलर द कंडीशंस ऑफ कंपटीशंस आर अप्रोप्रिएटली डिफरेंट इन दोस एरिया, यानी कि एक एरिया में कंपटीशन कुछ और चल रहा हो, दूसरे एरिया में कुछ और कंपटीशन हो किसी और चीज का, तो समझो ये हम मार्केट को डिवाइड करें ज्योग्राफिक बेस में। ये ज्योग्राफिक मार्केट है, ये गाड़ियों के लिहाज से ज्योग्राफिक मार्केट है। ये मान लो कि जैसे कुछ ऐसे ममालिक हैं जो बेचारे जहाँ पे मोस्टली जो पॉपुलेशन है वो एज्ड है, तो वहाँ पे फार्मास्यूटिकल कंपनियों की बड़ी मौज है, बाबे दवाइयों पे चल रहे होते हैं, तो इसलिए वहाँ पे दवाइयाँ बेचने वाली कंपनियों की मौजें लगी, इंश्योरेंस वालों की मौजें लगी हुई हैं, इस तरह के मामला। यहाँ पे यंग जनरेशन ले बेटा, प्रोहिबिशंस अंडर द कंपटीशन एक्ट, ये मेरे बच्चे काम की चीज है, इंतहाई सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। प्रोहिबिशंस अंडर द कंपटीशन एक्ट में कुछ चीजें प्रोहिबिटेड, यानी कि सिरे से मना है, ये काम हराम है, ये कर ही नहीं सकते। ये कौन से हैं मेरे बच्चे, जरा देखना। अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन क्या है? मेरे डोमिनेंट पोजीशन का लफ्ज शायद पहले भी आपने सुना होगा, कहां पे बोला? अंडर इन्फ्लुएंस में हमने डिस्कस किया था, अगर कोई बंदा डोमिनेंट पोजीशन में हो यानी कि तगड़ा हो, यही हमने डिस्कस किया था। अगर कोई बंदा तगड़ा है और अपने उस तगड़ा होने का अगर अनफेयर एडवांटेज ले रहा हो, तो वहां पे हमने डिस्कस किया था ये क्या है, ये अनड्यू इन्फ्लुएंस है। और ये भी डिस्कस किया था तगड़ा होना गलत नहीं है, ये मुआशरे में है तफरीक, कोई तगड़ा भी होगा कोई माड़ा भी हो, तगड़ा होना गलत नहीं है, लेकिन तगड़े होने का गलत फायदा उठाना गलत। और यहां भी हम यही डिस्कस करने जा रहे हैं। मार्केट में अगर कोई तगड़ा मैन्युफैक्चरर बैठा हो, तगड़ा सप्लायर बैठा हो, वो गलत नहीं है, लेकिन अगर वो तगड़ा अपने तगड़ा होने का नजायज फायदा उठाएगा, ये गलत है। अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन का मतलब है जब कोई इदारा एक ही हो जिसकी मोनोपोली हो, है? और वो अपनी उस मोनोपोली का अकेले होने का नजायज फायदा उठा रहा हो, इसको कहते हैं अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। डोमिनेंट पोजीशन होना गलत नहीं है, ये गलत नहीं है, लेकिन जब इसका गलत प्रयोग करोगे तो फिर वो कहलाएगा अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। ये नहीं कि बंदा एक तगड़ा गालियां निकाल रहा है हर वक्त गली में खड़ा होगा आपको तो ऐसे ही लगा होगा, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, डोमिनेंट पोजीशन वाला बंदा गली में खड़ा होकर गालियां निकाल रहा है। इसका मतलब क्या है? अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठा। अंडर इन्फ्लुएंस क्या था? आपने तगड़े होने का, वहां पे भी यही था, गलत फायदा उठाना, अनफेयर एडवांटेज था वहां पे। तो यहां भी मेरे बच्चे इसी तरह का मामला होगा, सेम उसी तरह कि अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। देखो कहता कि तगड़े हो कोई बात नहीं, लेकिन अगर तगड़े से लोगों का नुकसान कर रहे हो, ये गलत है। लोगों को कीड़े मकोड़े समझ रहे हो, चूंटियां समझ रहे हो, ये गलत है। बात समझे? तो यहाँ पे मेरे बच्चे अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन कहता है कि होती क्या है? कहता है नो पर्सन शैल अब्यूज डोमिनेंट पोजीशन, अपने तगड़े होने का कोई बंदा नाजायज फायदा नहीं उठाएगा। कहता है एन अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन शैल बी डीम्ड, हम कहेंगे देखो ये कोई पक्की तो है नहीं कि ये बंदा ये अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन है। कहता है क्या निशानियां हैं कि एक बंदा अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन कर रहा है, अपने तगड़े होने का नाजायज फायदा उठा रहा है? कहता क्या निशानियां उसकी? कहता है हम समझेंगे एक बंदा मार्केट के अंदर, देखो हम कंपेटिटर के लिहाज से बातें कर रहे हैं, या सप्लायर मैन्युफैक्चरर के लिहाज से, जो चीजें हमें लोग बेचते हैं हम उनके लिहाज से बात कर रहे हैं। कहता है अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन शैल बी डीम्ड टू हैव बीन ब्रॉट अबाउट, हम समझेंगे अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन हो रही है कब? मेंटेन और कंटिन्यूड, यानी कि हो रही है, उसको मेंटेन रखा हुआ है, ये किए जा रही है लगातार। इफ इट कंसिस्ट ऑफ प्रैक्टिसेस, अगर कुछ ऐसी हरकतें की जा रही हो विच प्रिवेंट, रेस्ट्रिक्ट, रिड्यूस और डिस्टॉर्ट, जो रोक दे, कम कर दे, या उसको महदूद कर दे, रेस्ट्रिक्ट कर दे, या कम कर दे,
या उसको खराब कर दे, किसको, कंपटीशन, इन द रेलिवेंट मार्केट। रेलिवेंट मार्केट पीछे उसमें सीसीपी का जिसको कहते हैं मार्केट, प्रोडक्ट भी हो सकती है, ज्योग्राफिक भी हो सकती है। किसी प्रोडक्ट या ज्योग्राफिक मार्केट के अंदर कोई बंदा बैठा हुआ तगड़ा बंदा, अगर वहां पे कंपटीशन को खराब कर रहा है, रोक रहा है, कंपटीशन होने नहीं दे रहा, या कंपटीशन को मान लो कि कम कर रहा है, तो ये बंदा अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन कर रहा है। अब हमें अभी भी समझ नहीं आई कि सर ऐसी प्रैक्टिसेस, ऐसी उसकी हरकतें, प्रैक्टिसेस क्या है, ऐसी हरकतें जिससे उस रेलिवेंट मार्केट के अंदर कंपटीशन खराब हो रहा हो, तो सर वो हरकतें हो क्या सकती हैं। एक तगड़ा बंदा, एक तगड़ा सप्लायर बैठा, जैसे यहीं पे कॉलेज में कोई तगड़ा कॉलेज हो, ऐसी कौन सी हरकतें कर सकता है जिससे पता चले कि अब्यूज और डोमिनेट पोजीशन कर रहा है। ये हरकतें मेरे बच्चे, ये इंपॉर्टेंट होगा, ये पूछेगा पेपर। द प्रैक्टिसेस रेफर टू अबव शैल इंक्लूड, वो कह रहा है कि वो कौन सी प्रैक्टिसेस हैं जिससे पता चलेगा ये बंदा अब्यूज और डोमिनेट पोजीशन कर रहा है। देखो यहाँ पे अकेले बंदे की बात हो रही है, ये अभी अभी जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ये क्या है, एक तगड़ा बंदा, वो अपने तगड़े होने का नाजायज फायदा उठा। इससे बिल्कुल अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे, इस मिलती जुलती बातें होंगी। यहाँ पे एक से ज्यादा तगड़े लोग मिलकर आपस में एग्रीमेंट करके लोगों का इस्तेसाल करेंगे, वही हरकतें करेंगे जो पीछे पड़ के आए। अकेला करे तो ये अब्यूज और डोमिनेंट पोजीशन है। अगर एक से ज्यादा लोग मिलकर इस तरह की हरकतों के लिए एग्रीमेंट कर रहे हो, उनको प्रोहिबिटेड एग्रीमेंट बोलते हैं। ये एग्रीमेंट नहीं करना, ये हरकतें नहीं करनी। ये हरकतें कौन सी हैं जो अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन कहलाती हैं, वो कौन सी प्रैक्टिसेस हैं। ये प्रैक्टिसेस है मेरे बच्चे, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पूछेगा पेपर में, प्रैक्टिसेस बताओ जैसे चल रहा हो पता कि अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन है। एग्रीमेंट्स की बात नहीं हुई, जब प्रोहिबिटेड एग्रीमेंट्स की बात होगी फिर अगला टॉपिक है। ओ यार ये तार हलाना बेटा। कोई और सब चेंज कर दो, ठीक हो। नहीं, कहाँ पे रहने दे। ठीक है, ओके, ठीक है। चल सुन, सुन, बेटा कर देगा। तो बेटा देखिएगा जरा, बड़ी कमाल कमाल की हरकतें जो लोग करते हैं, तगड़े लोग जो सप्लायर मैन्युफैक्चरर हैं, जैसे वापडा है, यानी कि ये मोनोपली की बात हो रही है मेरे बच्चे, याद रखिए। जिसकी मोनोपली हो वो ऐसी हरकतें करे तो मेरे बच्चे नाजायज हैं। तो ये कौन सी ऐसी हरकतें हो सकती हैं, कहता है कि लिमिटेड प्रोडक्शन, लिमिटिंग प्रोडक्शन, सेल्स एंड अनरीजनेबल इंक्रीज इन प्राइस और अदर अनफेयर ट्रेडिंग कंडीशन। अब देखो लिमिटिंग प्रोडक्शन, एक इदारा पता क्या करता है, वो कहता है कि देखो जैसे हम चीनी बना के बेचते हैं, हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं 100 टन चीनी, अज्यूम कर लो 100 टन चीनी बनाते हैं एक साल में, और हम क्या करते हैं, चीनी बेचते हैं 150 रुपये पर केजी। तो अभी 150 ना करो, इसको कर लो, चीनी 100 टन बनाई और हम बेच रहे हैं उसको मान लो 80 रुपये पर केजी, अज्यूम करो। अब ये तो इसको पता कि यार चीनी मैं ही तो बना रहा हूँ, या चंद एक ही है, और मैं एक बड़ा सप्लायर हूँ। मैं ऐसा करता हूं, मैं क्यों ना 100 टन चीनी बनाने के बजाय मैं बनाऊंगा सिर्फ 50 टन। अब जब 50 टन चीनी बनाएगा, मुझे बताओ इसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम होगी या ज्यादा होगी, कम हो जाएगी। सारी बात है, कम मटीरियल खरीदना पड़ेगा, कम चीनी बनाई, हर चीज कम हो जाएगी, कॉस्ट वगैरह। तो इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाफ रहेगी। उसने कहा कि, बाकी लोगों ने कहा कि सर पहले 100 टन चीनी बेचते थे तो 80 रुपए पर केजी के लिहाज से हम इतना कमा लिया करते थे, अब तो आपने चीनी आधी कर दी, तो सर वो कमाई तो फिर गई हमारी। कहता है नहीं, आज चीनी हम बेचेंगे 150 पर केजी। तो प्रोडक्शन कम कर दी, क्योंकि जब प्रोडक्शन कम होगी मार्केट में सप्लाई कम, जब सप्लाई कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी, जब डिमांड बढ़ेगी तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो उसने कहा कि हम उधर खेल लेंगे। ये लोग क्या करते हैं, ये जानबूझ के प्रोडक्शन कम करते हैं। प्रोडक्शन कम करके जब डिमांड बढ़ती है तो उसके प्राइसेस बढ़ा, जैसे हमारे मुल्क में जो चंद एक दो थोड़ी सी अच्छी गाड़ियां आती हैं, MG है, शमजी, किया शिया जो भी है, जिनके साल साल पहले आप इनको वो करवाओ, बुक करवाओ, तब जाके मिलेंगे। क्यों, ताकि ये रखे प्रोडक्शन कम रखो और उससे डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि लोगों ने दिखाने के लिए खरीदनी है, अगर लाओ ना खरीद भी लेती, असली तक लाइन लगे हैं, जो भी।
तो ये इस लिहाज से ये बंदा क्या करता है, यानी कि डोमिनेंट पोजीशन की वो कौन सी प्रैक्टिसेस हैं जैसे अब्यूज नजर आ रही है, कहता है कि अगर वो डोमिनेंट पोजीशन वाला बंदा क्या करे, प्रोडक्शन को लिमिटेड करते हैं या सेल्स एंड लिमिट करते हैं सेल्स को, एंड अनरीजनेबल इंक्रीज इन प्राइस और अदर अनफेयर ट्रेडिंग कंडीशन, या उसको फिर उसके बाद क्या कर रहा होगा, अनरीजनेबल इंक्रीज इन प्राइस कर रहा होगा, जब प्रोडक्शन कम कर रहा होगा, सेल कम कर रहा होगा, तो प्राइसेस को क्या कर देगा, वो बढ़ा देगा, या और अनफेयर ट्रेडिंग कंडीशन बीच में रख देगा, है कि सारी अमाउंट साल पहले जमा करवाओ, उस अमाउंट को अभी चीज दी नहीं, बनाई दी भी नहीं, साल पहले उस पैसे को एंजॉय कर रहा होगा। यार हम डिस्कस उस सिचुएशन को डिस्कस कर रहे हैं जब एक मोस्टली एक इदारा तगड़ा हो, डोमिनेट की बात, जब एक आधा इदारा दो में हो, अगर एक दो इदारा को तगड़ा बैठा हो, वो इस तरह की हरकतें करते। अभी हम एग्रीमेंट की बात नहीं कर रहे, जब वो एक से ज्यादा लोग बैठे होंगे आपस में मिलकर कुछ करेंगे। बदनाम जमाना जहांगीर तरीन ऐसे ही है, कहता है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बाय चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस। आगे क्या करते हैं, ये जो डोमिनेट पोजीशन वाला बंदा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करता है by charging different prices for the same goods or services from different customer in the absence of any objective justification that may justify different prices। कहता है कि वो क्या करते हैं, एक ही चीज है, ये मोबाइल है? मैंने मुजम्मल को बेचा इसको 50,000, ये मोबाइल, आपका बेटा नाम क्या है, जैन को मैंने बेचा इसको 30,000 का, मुजम्मल क्या कहता है सर, ये क्या सर, सेम मोबाइल मुझे 50,000 का और इसको 30,000 का, मैं कहा लेने के नहीं निकल सर, ये क्या, ये कोई जस्टिफिकेशन है कि लेने के नहीं निकल। हाँ ये कह देता है कि भाई देखो जैन बेचारा गरीब बंदा है ये फलाने इलाके से आया है, वहां पे सैलाब आया हुआ है, वहां पे सारी चीजें रुड़ी हुई हैं, तो जस्टिफिकेशन दे दो ना, जिससे अगली पार्टी सेटिस्फाई हो जाए। अब यहाँ पे भी होते हैं, बड़े सारे बच्चे आते हैं, सर वो देखे फलाने बच्चे को इतना डिस्काउंट दे दिया है, मुझे डिस्काउंट नहीं मिला, हम वहां पे जस्टिफिकेशन देते हैं, हम कहते हैं बेटा खुदा न खासा वो बच्चा क्या है, वो एक ऑप्शन है, उसके जो एक्सपेंसेस वो कोई और बंदा बर्दाश्त कर रहा है, वो हमारे ही जानने वाला है, अगर वो आधा कोई खर्चा बर्दाश्त कर रहा है, हम भी उसके साथ कर रहे हैं पार्टी पे कि चल यार आधा तू पे कर दे, आधा हम कर लेंगे उसको, तो जब ये बात बताते हैं अगला बच्चा वो सेटिस्फाई हो जाता है कि ठीक हो गया। यहां पे वो ये क्या कर रहा है, कहता है एक तो प्राइसेस भी डिफरेंट चार्ज कर रहा है सामने ही, और जब जस्टिफिकेशन मांगो जस्टिफिकेशन में नहीं दे रहा कि मैं क्यों चार्ज कर रहा हूं, कह रहा मेरी मर्जी कह रहा ये तो कोई जस्टिफिकेशन हो कि तेरी मर्जी, यानी कि एक ही बस में आप बैठे जा रहे हो हैं, आपसे ले रहे हो 900 रुपया किराया और दूसरे से ले 150, दुख तो होगा, कहेगा क्यों, कह रहे तू बैठे कि नहीं उत्तर चले, कहता यार ये क्या कमाल हुआ है, बता। तो ये बंदा इतना तगड़ा है, इसको बताने की जरूरत नहीं, ये बिल्कुल ऐसे जैसे हमारे मुल्क में एक इदारा तगड़ा है, उसे किसी चीज के गलत पूछ लो ना जस्टिफिकेशन मांगो, तू भी गायब होना कि नहीं, पहले चुप करके कहना यार ये जस्टिफिकेशन है, कहना लिहाफे डाला, वो तो गल नहीं बोतलों ने डाले, तुमने सच्ची मुझे डाला चल रहा है। कहता है कि प्राइस, ये समझ आ गई मेरे, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बाय चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस फॉर द सेम गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम डिफरेंट कस्टमर, बेचारे डिफरेंट कस्टमर से डिफरेंट प्राइसेस चार्ज किए जा रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है सेम चीजों के लिए, और इन द एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव जस्टिफिकेशन, और बामकसद जस्टिफिकेशन नहीं दी जा रही। बामकसद क्या है, कम से कम मकसद बताओ उसको, अगला बंदा बेचारा कहीं सेटिस्फाई हो जाए। टाइम्स कर देते हैं, टाइम्स, एक टाइम कंपनी भी थी जो नौजवानों को धोखा देती थी, वो पॉन्जी स्कीम नहीं, वो जो मार्केटिंग कंपनी नेटवर्किंग वाली, आप हम आपको बेवकूफ बनाते हैं, आगे आप लोगों को बेवकूफ बनाओ, वो आगे बेवकूफ बनाएगा, आखिर तक सुभाष शरीफ तक गल पहुंच ही जानी, उन्हें कहना वो पहले बेवकूफ बनेगा तो मेरे बच्चे ये क्या है, टाइम्स, टाइम्स का क्या करते हैं, अच्छा ये देखो, ये आप आए, आपने कहा कि सर मैंने मोबाइल लेना, अब मैं ही अकेला हूँ सप्लायर यहाँ मोबाइल का, आप आए मोबाइल लेने के लिए, मैंने कहा कि जा ऐसा कर मैं मोबाइल खरीद लूंगा लेकिन वो जूसर भी खरीद, कहता सर मैंने मोबाइल लेना, मैं जूसर का क्या करना है, कहता भाई वो जूसर खरीदोगे तो मोबाइल दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। इसको क्या बोलते हैं, टाइम्स, भाई उसकी मर्जी है। जैसे हमारे मुल्क में अगर आपको याद हो, चीनी तब मिलेगी अगर 10,000 का सामान खरीदोगे, यूटिलिटी सोर्स है, तब जाके 1 किलो चीनी मिलेगी। क्या कर दिया भाई, टाइम कर दिया। देखो ये इन बगैरतों की हरकतें हैं, ये शुगर माफिया, ये हमारे बड़े की इन्हीं सियासतदानों की हैं, शुगर मिले, जानबूझ के पहले सप्लाई कम करो, बनाओ कम या सप्लाई करो, और मजे की बना के इंपोर्ट कर देते हैं बाहर, एक्सपोर्ट कर देते हैं, सॉरी उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, और यहाँ पे कम रखते हैं, इससे भी करता आगे एक्सपोर्ट से ज्यादा यहाँ से पैसा कमा लेते हैं। उतना मजा तो उनको एक्सपोर्ट भी नहीं आता जितना यहाँ पे आता पाकिस्तान, इतने बगैरत लोग हैं ये ताजा। और फिर अल्लाह माफ करे, इन्होंने उम्रे थे हज चेक करो, यानी कि अल्लाह माफ करे, ये नहीं कि उम्रा और हज लोगों को इस बात का अल्लाह माफ करे वो तलकीन करते हैं कि ये हरकतें जाके करो, गंदे बगैरत लोगों ने ये हज और उम्रे करने शुरू कर दिए।
जैसे होता है ना कि अल्लाह माफ करे किसी ने दाढ़ी रखी हो वो चोरी कर रहा हो, हम कहते हैं ये दाढ़ी रख के चोरी कर रहा है। भाई नहीं, दाढ़ी में कोई कसूर नहीं, दाढ़ी का कोई कसूर नहीं। एक्चुअली चोर ने दाढ़ी रखी हुई, तो दाढ़ी का बेचारी का क्या कसूर है कि दाढ़ी रखे तो ये हरकतें कर रहा है? वो हरकतें करने वाले ने दाढ़ी रखी हुई, उसमें दाढ़ी का कोई कसूर नहीं होता। ये हमारी उन लोगों की बगैरती है तो लोग ये हरकतें कर रहे होते हैं, और खास एक खुलिया अडॉप्ट करते हैं ताकि लोग उनको शरीफ भी समझें, क्योंकि हम आपको पता है जो दिखता है वो बिकता है। यहाँ पे खुद सोचें कि लोग हाजी लिखते ही इसलिए, उसके बाद हाजी, हाजी के अलावा कोई बुलाए तो उनको गुस्सा करते हैं, उन्होंने हाजी क्यों नहीं किया? और अल्लाह ताला बड़े वाज़ेह अल्फाज में जिसका हुक्म है कि आपने जो हज किया था वो हाजी कहलवाने के लिए किया था, वो कहलवाए जा चुके, उसका आपको जो अजर मिलना, तो यानी कि जो फायदा मिलना तो मिल गया दुनिया पे जिस नीयत से तूने किया था। अब आखिरत में तेरा कोई हिस्सा नहीं है हाजी होने का। तो ऐसे सारे मामला हैं, ऐसे सारे मामले हैं। कहता है कि टाइम्स वेयर द सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज मेड कंडीशनल ऑन द परचेज ऑफ अदर गुड्स और सर्विसेज। ये क्या करता है? ये अकेला बैठा हुआ है, ये चीजों को टाइन कर देता है। वो कहता है ये चीज खरीदोगे तो दूसरी बेचूंगा, नहीं तो नहीं बेचूंगा। ये भी तभी पॉसिबल है मेरे से, अगर तगड़ा आपको पता है कि इसके अलावा ये चीज नहीं मिली है तो आप उससे करते हो ये चीज। तो ये तीन याद रखना मेरे से। उसके बाद चौथा, मेकिंग कंक्लूजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट टू एक्सेप्टेंस बाय द अदर पार्टीज ऑफ सप्लीमेंट्री ऑब्लिगेशन विच बाय देयर नेचर। अब देखो पहले इसका समझ लो होना क्या है। कहता है कि बात का हम क्या करते हैं, एक 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 इस डोमिनेंट पोजीशन वाले बंदे से एक बंदा कॉन्ट्रैक्ट करने आया, एक मासूम बंदा बेचारा क्या करने आया, एक मासूम बंदा इससे कॉन्ट्रैक्ट करने आया इस डोमिनेंट पोजीशन वाले बंदे से। इसकी शक्ल कुछ ऐसी बना, इससे ये मासूम बंदा क्या करना है, एक कॉन्ट्रैक्ट करने आया। मान लो ये जो कॉन्ट्रैक्ट करने आया, ये करने आया, ये बाइक खरीदने आया कि सर मुझे बाइक बेच दो। ये बाइक का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन आगे मेरे बच्चे उसने क्या किया, उसने कहा कि ठीक हो गया, हम बाइक आपको भेज देंगे, लेकिन जो तूने ऑयल खरीदा करना है वो जो सामने दुकान है जाओ उससे कॉन्ट्रैक्ट करके आ कि ऑयल तो उसी से खरीदेगा। क्या सर वो मेरी मर्जी, कहना नहीं तेरी मर्जी को नहीं। अब देखो वो ये नहीं कह रहा कि मेरी ये चीज खरीदो, नहीं कह रहा कि एक और कॉन्ट्रैक्ट करो उन लोगों के साथ जाके, है इसका जो ऑयल शॉयल खरीदेगा वो फलानी चीज खरीद, कहता सर उसका इससे कितना लो, मैं तो आपसे बाइक खरीद रहा हूँ। कहता है कि बस ये काम करना है जैसे हमारे स्कूल करते हैं, स्कूल में एडमिशन, वो कहते हैं कि एडमिशन तब देंगे अगर यूनिफॉर्म फलाने उससे जाके वो खरीदोगे। ये टाइम तो अपनी ही चीज बेचना ना, यहाँ पे कहता है कोई और कॉन्ट्रैक्ट करो किसी के साथ। जस्ट चले मैं आपको जेन्युइन एग्जांपल देता हूँ। आप गाड़ी खरीद लेंगे, आपने गाड़ी वालों को कहा कि सर वो गाड़ी खरीद रही है आपसे, ये जेन्युइन इसकी एग्जांपल है। उसने कहा कि ठीक हो गया भाई गाड़ी दे देते हैं, लेकिन इंश्योरेंस जाके कराओ आदमजी वालों से। मैं कहा कि सर वो हमारी मर्जी, इसका इससे गाड़ी खरीदने से क्या ताल्लुक है? उसका कोई लेना देना ही नहीं। हाँ भाई इंश्योरेंस करवानी होगी या नहीं करवानी होगी मेरी मर्जी, मैं करवाऊँ जिससे मर्जी कराऊँ, आप तो ये काम नहीं ना करते। तो वो कहता है कि जो मर्जी है आप ये ऑब्लिगेशन में अपने सका लो, हालांकि उसका डायरेक्टली उससे कोई ताल्लुक नहीं है। अब आप कहेंगे से गाड़ियों की होती है नहीं, नहीं मेरे बच्चे, हर बंदे की अपनी मर्जी, कहीं नहीं करवाते हैं? जरूरी थोड़ी है। लेकिन वो कहता है कि गाड़ी तभी बेचूंगा अगर आप जाके एक और कॉन्ट्रैक्ट करो उसके साथ, इंश्योरेंस कंपनी के साथ, कि आप इंश्योरेंस उससे करवा लो, फिर मैं आपको गाड़ी दूँ। तो अब अल्फाज पढ़ो, मेकिंग कंक्लूजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट टू एक्सेप्टेंस, यानी कि हम उसके साथ ये जो डोमिनेंट पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर रही है, कंक्लूड कैसे कर रही है, तब मैं आपके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहा हूं अगर आप एक्सेप्ट करोगे बाय द अदर पार्टीज ऑफ सप्लीमेंट्री ऑब्लिगेशन which by their nature or according to commercial users have no connection with the subject of the contract। जो हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं डोमिनेंट पार्टी से, और जो हमें वो कायल कर रहा है कि एक और सप्लीमेंट्री ऑब्लिगेशन अपने जिम्मे लो, उसका कोई ताल्लुक नहीं हमारे मेन कॉन्ट्रैक्ट के साथ। लेकिन कह रहा है कि वो भी कॉन्ट्रैक्ट करो तब मैं जाके आपको ये चीज बेचूं। यार तो ये भी तभी पॉसिबल था मेरे बच्चा, अगर वो तगड़ा बंदा है। कहता है कि अप्लाइंग दिस सिमिलर कंडीशन टू इक्विवेलेंट ट्रांजैक्शन और अदर पार्टीज प्लेसिंग देम एट कंपेटिटिव डिसएडवांटेज। इसको ये थोड़ा सा समझने वाला मेरे बच्चे, अज्यूम कर लो ये है सप्लायर, ये है सप्लायर चॉकलेट का, और ये इस्तेमाल चॉकलेट होती है कोकोमो बनाने में, और जो कोकोमो बना के बेच रहा है वो है, एक है मिस्टर ए, एक है मिस्टर बी, ये दोनों मैन्युफैक्चरर है। ये कोकोमो बना के आगे बेचते हैं, और इनको मटेरियल कौन सप्लाई करता है? मिस्टर एस। अच्छा मिस्टर एस ने क्या किया, मान लो कि इनको अभी जो चॉकलेट सप्लाई कर रहा है 10,000 पर केजी के लिहाज से ये दोनों को सप्लाई कर रहा है, एज्यूम कर लो चॉकलेट। और ये क्या करते हैं, ये दोनों चॉकलेट जो कोकोमो बनाते हैं उसके एक पैकेट की इन्होंने फीस रखी, यानी कि वो रखी हुई है, क्या कहते हैं उसके प्राइस रखी हुई है, 10 रुपए का एक पैकेट, दोनों 10-10 रुपए का बेचते हैं, और ये चल रहे हैं। इसने क्या किया, इसने एक चलाकी खेली। चलाकी क्या खेली, उसने मिस्टर ए की जो चॉकलेट सप्लाई करता ना 10,000 पर केजी, इसको कर दिया 5,000, ले भाई। इसको नहीं किया,
जब इसने मिस्टर ए की चॉकलेट उसको सप्लाई कर दी 5,000 पर केजी की, अब जाहिर बात है इसके अलावा कोई सप्लायर नहीं है, एंड डोमिनो पोजीशन वाला बंदा अकेला है, किसी और ऑप्शन नहीं है, कहीं और से जाकर खरीदेंगे बड़ी दूर पड़ेगा, महंगा पड़ेगा। अब इसने बेचारे ने वो खरीद, ये जो मिस्टर बी है वो उससे खरीद रहा है, वो उससे कह रहा करूंगा तो वो कम भी नहीं कर रहा, और इसने क्या कर दिया, इसको 5,000 पर केजी और इसको 10,000 पर केजी। अब इसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी वो क्या होगी, वो इंक्रीज होगी, इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी, कम होगी। इसे इसी चीज का फायदा उठाते हुए कोकोमो की मार्केट में कीमत कर दी 7 रुपए। अब इसको तो मेरे बच्चे जाहिर बात है उतने का मिल रहा था, ये तो बेचारा मजबूर है उसको 10 रुपए पे बेचने में, है ताकि 1-2 रुपया कमा ले। अब जब दो सेम चीजें मार्केट में आ रही होंगी दो मैन्युफैक्चरर की तरफ से, ज्यादा किसकी बिक्री होगी, 7 रुपए वाली। इसको बेचारे को इसने क्या कर दिया, नुकसान पहुंचा दिया। ये हरकत भी करते हैं। अब इस लाइन को पढ़ो, अप्लाइंग दिस सिमिलर कंडीशंस टू इक्विवेलेंट ट्रांजैक्शन, यानी कि सेम ट्रांजैक्शन कर रहा है लेकिन उसमें कंडीशन डिसिमिलर कर दी ऑन अदर पार्टी, दूसरों को जब वो चीजें बेच रहा होता है बास का कंडीशन चेंज कर देता है, एक के लिए कुछ और कंडीशन, एक के लिए कुछ और। इससे होता क्या है, प्लेसिंग देम एट कंपेटिटिव डिसएडवांटेज, उसमें से फिर एक पार्टी को कंपेटिटिवली नुकसान पहुंचाने, वो कंपेटिटिव डिसएडवांटेज में चला गया बेचारा मिस्टर बी। अब वो कंपटीशन करने के काबिल नहीं रहा मिस्टर ए। ये भी हरकत, जैसे हमारी गवर्नमेंट वापडा एक ही बिजली सप्लायर, डोमिनो पोजीशन वाला, वो सारा कुछ करता है, ये जितनी बातें आप देख रहे हो है। वापडा ने क्या किया, मान लो कि हम भी यहाँ पे पढ़ाते हैं, ये साथ वाला कॉलेज भी पढ़ाता है, हमें हमें करता कमर्शियल, मीटर लगवा दिया, वो कमर्शियल लगाओ, दूसरे को रेजिडेंशियल। हमारा बिल आ रहा है 10-10, 15-15 लाख रुपया, उनका आ रहा है 1.25 लाख 1.5 लाख, तो गए। हम कैसे कंपटीशन करेंगे, हमारी कॉस्ट बड़ी बढ़ जाएगी, जब कॉस्ट बढ़ेगी बच्चों को शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे, हैं जब शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे तो भाई बच्चा क्यों कहेगा, सस्ता पढ़ लेते हैं, तो ये हम नुकसान में चले। तो ये हरकतें भी करता है ये समझ आएगी, याद रखोगे। अच्छा, प्रीडेटरी प्राइसिंग ड्राइविंग कंपेटिटर आउट ऑफ मार्केट। अच्छा, ये बात का ना, प्रीडेटरी प्राइसिंग होता है, प्रीडेटर होता है जो शिकार करता है, ये होता है ये शिकारी प्राइस रखता है। ये शिकारी प्राइसेस क्या होते हैं, ये रियल मार्केट के अंदर हमारे भी पॉसिबल था एक दफा, जब एक ही मार्केट में सीए का कॉलेज था, उस वक्त अज्यूम कर लो एक सीए का कॉलेज, अज्यूम कर लेते हैं उस वक्त अगर पीआरसी होता, उस वक्त मॉड्यूल ए भी था, लेकिन हम कहते हैं अज्यूम कर लेते हैं अगर उस वक्त पीआरसी होता, इस कॉलेज को जो पीआरसी की फीस पड़ रही होगी ना, जो खर्चा पड़ रहा होगा एक बच्चे का, क्योंकि ये बड़ा पुराना कॉलेज था, इसको पड़ रहा था 20,000 रुपये और ये चार्ज करता था 80,000 रुपये बच्चों, मान लो पीआरसी का 20,000 इसकी कॉस्ट आ रही है पर बच्चा, और ये फीस कितनी ले रहा है, 80,000 हर बच्चे के लिहाज से, लेकिन उसको खर्चा एक बच्चे का कितना आता है पीआरसी के, 20,000। ये था पुराना कॉलेज। इतने में यहां पे एक नया कॉलेज की बाजगश्त हुई, वो कॉलेज नया कॉलेज खुलने जा रहा था। ये जो नया कॉलेज है, ये जब कॉलेज शुरू हुआ तो इसको पीआरसी का एक सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए जो फीस इसको मान लो कि वो पढ़ रही है ना, जो कॉस्ट पड़ रही है वो पड़ी है 50,000। इसने कहा कि देखो भैया मैं 50,000 तो मेरा खर्चा पड़ रहा है पर बच्चा, शुरू शुरू में बड़े कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, सारा कुछ हुआ होता है। कहता कि मैं ऐसा करता हूँ 60,000 रख लेता हूँ, क्योंकि उतनी फीस रखूंगा ना 80,000 मेरे पास तो कोई नहीं आएगा, मैं रख लेता हूँ 60,000, क्योंकि नया हूँ, चले फीस कम समझ के लोग आ जाएंगे, और फिर भी मैं कितना कमा लूंगा, 10,000 रुपया में प्रॉफिट कमा लूंगा। और ये कितना प्रॉफिट कमा रहा है, 30,000, सॉरी 60,000, ये 60,000 प्रॉफिट कमा रहा है पर बच्चे। अब ये पुराना कॉलेज चाहता तो क्या करता था, कर सकता था, प्रीडेटरी प्राइसिंग रख सकता। प्रीडेटरी प्राइसिंग है, ये नया कॉलेज जो एंटर हुआ था इसको एंटर होते ही शिकार कर सकता था इसका, लेकिन उस कॉलेज ने आंखें बंद की, उसने कहा मेरा क्या बिगाड़ ले, तो उसने बिगाड़ा, ऐसा बिगाड़ा उसकी नस्लें याद आ गई उसको, लेकिन फिर भी वो चाहता तो कर सकता था, लेकिन उन्होंने वो मगरूर बड़े थे। अब उन्होंने मान लो वो चाहते तो क्या कर सकते थे, वो अपनी फीस को कम करके 60 पे ले आते। देखो ये भी बंदा कितने का बेच रहा था, 60 का, अगर वो भी 60 का कर देते, अब पुराना कॉलेज 60 का दे रहा है तो नया कॉलेज 60 का, तो लोगों ने तो पुराने पे फिर चले जाना था। अब इसको बेचारे को फिर क्या करना पड़ना था फीस कम करने में, मान लो कि इसने बेचारे ने क्या कर दिया, 50 कर दिया। अब इसको जो 50 पर बचा फीस, जो कॉस्ट और फीस कितनी, 50, फायदा कितना हो रहा था, 0। और ये 60 पे करके अभी भी कितना कमा रहा था, 40। अच्छा, इसने जब 50 किया ना, उसने कहा कि ठीक है, बाद इसने क्या कर दिया, इसने भी 50 कर दिया। अब इसकी तो कॉस्ट 50 थी, इसने जब 50 किया स्टिल ये कितना कमा रहा था, 30। लेकिन जब इसने इसके नीचे 40 किया तो 10,000 लॉस में चला गया पर बच्चे। अब कितनी देर लॉस में चल सकता है, एट द एंड इसको बंद करना पड़ना था कॉलेज। इसको कहते हैं प्रीडेटरी प्राइसिंग।
जो तगड़ा बंदा बैठा होता है मार्केट के अंदर, बाज का तो वो नया जो आ रहा होता है उसको पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसकी ज्यादा होती है, लेकिन जो पुराना बैठा होता है उसका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होता है। वो फिर क्या करता है, अपना प्रॉफिट मार्जिन कम करता है, प्राइसेस को कम करता है, ताकि जो नया है वो आते ही मार्केट से आउट हो जाए। इसको कहते हैं वो नए इदारा जो खुला है उसका खुलते ही उसका शिकार कर लें। इसको कहते हैं प्रीडेटरी प्राइसिंग। याद रखो, ये भी इसके पास ताकत होती है प्रीडेटरी प्राइसिंग में। प्रीडेटरी प्राइसिंग ड्राइविंग कंपेटिटर्स आउट ऑफ मार्केट, प्रिवेंट न्यू एंट्री एंड मोनोपोलाइज द मार्केट। यानी कि प्रीडेटरी प्राइसिंग क्या होता है, ये ड्राइव करता है कंपेटिटर आउट ऑफ मार्केट। एक तो जो कंपेटिटर आपका एंटर हुआ है उसको मार्केट से निकाल देता है, और दूसरा एंटर भी नहीं होने देता, प्रिवेंट न्यू एंट्री। अगले को पता है यार वो पहले इतना खिलाड़ी बैठा हुआ, और ये हमेशा अपनी क्या करता है, प्रीडेटरी प्राइसिंग से मोनोपोली बरकरार रखता है। याद रखो, प्रीडेटरी प्राइसिंग का पता चल गया। उसके बाद कहता है बाइकॉटिंग और एक्सक्लूडिंग एनी अदर अंडरटेकिंग फ्रॉम द प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन और सेल ऑफ एंड गुड्स और प्रोविजन ऑफ द, ये जो चीजें बना के बेचता है, ये जो बंदा डोमिनेट पोजीशन वाला जो चीजें बना के बेच रहा है, कहता है वो फलाने फलाने इदारे को हमने क्या करना है, हमने उनको बाइकआउट कर रहे हैं, या उनको सप्लायर की लिस्ट से ना एक्सक्लूड कर रहे हैं। ये लिस्टें होती है, देखो अज्यूम कर लो हम कोई चीज बना के बेच रहे हैं, हमारे जो सप्लायर है ना, अज्यूम कर लो हम जो मटेरियल आगे बेचते हैं, हमारे सप्लायर की जो बायर है ना, चलो इस तरह करो, बायर की भी एक लिस्ट है, हमारे सप्लायर की भी एक लिस्ट है, आगे जिनको हम बेच रहे हैं उनकी एक पूरी लिस्ट है हमारे पास, हमने किनको बेचना है, और जिनसे खरीद रहे हैं उनकी भी एक पूरी लिस्ट है। मान लो एक ऐसी प्रोडक्ट है जो ये इदारा खरीदता है, जो तगड़ा है, और इसके कई सप्लायर है, ये कई सप्लायर है, तो ये इनको बेचारों को, इनको खरीदने वाला कोई और नहीं, इनकी बनाई हुई चीज। वो कौन खरीदता है, वो ये वाला। जैसे हमारे मुल्क में अगर जो भी बिजली बनाएगा खरीदेगा कौन, वापडा, क्योंकि सप्लायर ही है आगे मजीद। लेकिन वापडा को सप्लायर कहीं है जो आईपीपीस बना के बैठे हुए, जो बिजली बनाते हैं और वापडा को देते हैं, और वापडा आगे हमारे घरों तक लेकर आती है। अब अगर अज्यूम कर लो वो अपने खंबे में नहीं लगा सकते, वो अपना कुछ नहीं लगा सकते, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो फैक्ट्री वो तो लगा देंगे, यूनिट तो लगा देंगे बिजली बनाने के लिए, लेकिन आगे बिजली घरों तक लेकर जाने के लिए उनको ये सारा निजाम चाहिए होगा, वो कहां से लगाएंगे उसको। अज्यूम कर लो अगर आपने भी एक आईपीपी बना दी, आप बिजली बना के बेचोगे किसको, वापडा को। अज्यूम कर लो अब वापडा आगे बिजली खरीदने से इनकार कर देता है, तो क्या करोगे फैक्ट्री। ये भी तगड़े बंदे की ये भी नखरे होते हैं बात का, वो क्या कर देता है, एक्सक्लूड कर देता है किसी को अपनी लिस्ट में से, बात तो उससे खरीदना ही कौन, उसका कारोबार बंद। अब वो क्या करेगा, किसको बेचे यार हो गए। तो कहता है ये नखरे भी, बाइकॉटिंग एक्सक्लूडिंग एनी अदर अंडरटेकिंग फ्रॉम द प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन आर सेल ऑफ गुड्स आर प्रोविजन ऑफ एनी सर्विस। क्या ये आगे कईयों को सप्लाई करता है और यही सप्लाई करता है बाकियों को, सबको, और इसके अलावा उनको कहीं से चीज नहीं मिलनी, हो सकता है ये उनको कहीं किसी को एक्सक्लूड कर दे, भैया निकल, हो गया यार हो गए। इस तरह ये अपने बायर्स को भी निकाल सकता है और उनका कारोबार बंद, अपने जो सॉरी सप्लायर हैं उनको भी और बायर्स को भी। इतना तगड़ा होता है बात, और ये होता है, ये ना समझ। याद है जब आप सीलो पढ़ रहे थे, जब हमने पढ़ा था किसी भी कंपनी को सोल परचेज सेल एजेंट अपॉइंट करने की इजाजत नहीं है, इसी की वजह तो मोनोपोली ना बन जाए, अकेला बंदा है जिसने, यानी कि जब वो चीज आगे बेचेगी, एक चीज कंपनी बना रही है, उसको कहते हैं बेचने के लिए सिर्फ एक इदारा अपॉइंट किया हुआ, वो ही बेचेगा। जिसने खरीदा भाई हमारे पास ना जाओ, उसके पास जाओ, वो नखरे दिखाएगा, तगड़ा बंदा वो। रिफ्यूजल टू डील, कहते भाई तेरी शक्ल ही पसंद है, जा मैं नहीं बेचना, कहते वजह, कहना ये तो मेरे पसंद ही नहीं, तो इसमें ये भी ताकत होती है। रिफ्यूज करे, वजह क्या, कोई नहीं, रिफ्यूजल टू डील, मैंने नहीं डील करना आपसे, याद रखोगे इस बात को। तो ये मेरे बच्चे, अब देखो ये जो हरकतें कर रहा था ऊपर, ये थी प्रोहिबिटेड, सॉरी प्रोहिबिटेड कह रहा था, अब्यूज ऑफ डोमिनेट पोजीशन। अब ये याद रखना, अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोहिबिटेड एग्रीमेंट्स, अब्यूज ऑफ डोमिनेट पोजीशन और प्रोहिबिटेड एग्रीमेंट्स को फर्क रखना है दोनों में। वहां पे एक तगड़ा बंदा था, और वो एक तगड़ा बंदा तबाही मचा रहा था, वो ये सारी हरकतें कर रहा था, ये प्रैक्टिस थी, जिससे पता चलता था वो क्या कर रहा है, अब्यूज ऑफ डोमिनेट पोजीशन कर रहा है, अपने तगड़े होने का नजायज फायदा उठा रहा है। अब यहाँ पे एक से ज्यादा तगड़े प्लेयर बैठे हुए मार्केट के अंदर, एक दूसरे से कंपटीशन कर सकते थे, और इससे लोगों को फायदा हो सकता था, लेकिन इन्होंने क्या किया, आपस में एग्रीमेंट कर लिया हम एक दूसरे से कंपीट नहीं करेंगे। जैसे कुछ मार्केट के अंदर जाते हो, वहां पे सब जो चीजें बेच रहे होते हैं एक ही रेट के ऊपर। इवन इसकी अगर आपने एग्जांपल देखनी हो, आप ये पास ही यहाँ पे मुल्तान रोड के ऊपर वो है, ट्रकों का अड्डा है, आप चले जाए वहां पे किसी ट्रक को वो करने के लिए, हायर करने के लिए, कभी मैंने सामान लेके जाना है गुजरावाला, ट्रक चाहिए, एक दफा तो सारे अपनी अपनी चार पहियों छोड़ के भाग के आएंगे, हैं? फिर आप उनको कहेंगे अच्छा कितना चार्ज कर रहे हैं, एक जो भी है उनको कहेंगे 10,000, कहेगा नहीं दूसरा दूसरा को कोई इसे कहते ना जी थोड़ा था लेते फिर कोई नहीं हो जाएगा, उन्हें क्या था 10 से 10, आपस में एग्रीमेंट है, कोई इससे नीचे रेट नहीं करेगा, है? हम ही अपना नुकसान करें, हैं? जाना तो है ही है लोगों ने।
तो वो लोग आप वहां पे जो मर्जी कर लें, वो उनको छोड़ें, आप किसी और के पास चल जाए। उनको पता है कि शहर का कहाँ तक रखना है। अब दूसरे के पास चले जाए, तो अकेला बैठा हुआ अभी 4 पे यहाँ पे नहीं आया, 4 पे उसको जाके कहेंगे वो गुजरावाड़ा जाना है। कितना 10, कोई काट बात नहीं, कहेंगे यार इन्होंने क्या पता लगे 10 उन्हें बोले, आपस में तय है। तो ये क्या कर लेते हैं, ये तो जस्ट आपको एक छोटे से अड्डे की बात कर रहा हूँ। अब बड़ी जो बात हो रही है हम, यानी कि कई सप्लायर बैठे हों बात, और वो क्या कर लें, आपस में एग्रीमेंट कर लें, एग्रीमेंट करके आपस में कार्टेल बना लें, और ये तय कर लें कि हम आपस में एक दूसरे से कम्पीट नहीं करेंगे। कंपटीशन का हमें नुकसान हो रहा है, लोगों को फायदा हो रहा है, हम क्यों कम्पीट करें। इस तरह का एग्रीमेंट प्रोहिबिटेड है। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तहत ये क्या है, प्रोहिबिटेड है, ममनू है। अगर किसी ने किया तो ये मान लो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन पता नहीं चला सर वो कौन कौन से एग्रीमेंट्स होंगे ऐसे, क्योंकि एक इदारा दूसरे इदारे से बड़े एग्रीमेंट करता है। तो कौन से एग्रीमेंट्स हैं जो प्रोहिबिटेड कहलाएंगे, वो हमने पढ़ने हैं। हर एग्रीमेंट प्रोहिबिटेड नहीं होगा जो एक इदारा दूसरे से कर रहा होगा, कुछ होंगे जिनकी नोयत कुछ इस तरह की होगी, वो अभी देख लें। बेटा कहता है कि नो अंडरटेकिंग आर एसोसिएशन ऑफ अंडरटेकिंग शैल एंटर इनटू एनी एग्रीमेंट आर इन द केस ऑफ एन एसोसिएशन ऑफ अंडरटेकिंग, यानी कि एक एक कारोबार या कई कारोबार, एसोसिएशन ऑफ अंडरटेकिंग shall enter into any agreement in the case of an association or undertaking shall make a decision to in respect to the production, supply, distribution, acquisition or control of goods or the provision of services which may have the object or effect of preventing, यानी कि आपस में प्रोडक्शन के लिहाज से, चीजों को सप्लाई करने के लिहाज से, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिहाज से, अक्वायर करने के लिहाज से, आर कंट्रोल ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज के लिहाज से वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हो, आपस में एग्रीमेंट करने जा रहे हो जिसका मकसद क्या हो, और इफेक्ट हो प्रिवेंटिंग, रिस्ट्रिक्टिंग, रिड्यूसिंग कंपटीशन विद इन द रेलिवेंट मार्केट। वही बात है जो पीछे वो अकेला बंदा कर रहा था, ये लोग आपस में मिलकर एग्रीमेंट करके कर, यानी कि प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्विजिशन के लिहाज से आपस में मिलकर दो पार्टीज कुछ ऐसा एग्रीमेंट करने जा रही हो। इस एग्रीमेंट के तहत मकसद उनका क्या है कि हमने मार्केट में कंपटीशन को क्या करना है, रोकना है, रिस्ट्रिक्ट करना है या रिड्यूस करना है इन द रेलिवेंट मार्केट अनलेस एग्जेम्प्टेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन। हाँ, कहीं पे कंपटीशन कमीशन खुद इजाजत दे दे, वो इजाजत में हमारे इस तरह क्या क्या टाइम लगेगा उसको गोली मार। एनी एग्रीमेंट एंटर इनटू इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द अबव प्रोविजन शैल बी वॉइड, और इस तरह का एग्रीमेंट जो इस तरह की हरकतें करने के लिए कर रहे होंगे वो वॉइड कंसीडर होगा, बल्कि प्रोहिबिटेड है। अब वो एग्रीमेंट है क्या मेरे बच्चे, ये वैसे जो अभी हमने पढ़ा उसी तरह का ही है, लेकिन इंशाल्लाह अब कल डिस्कस करेंगे। क्या जुमा है, और कल हमारी क्लास 2 घंटे की होगी। कल सिलेबस वाइंड अप करना है, चाहे उसके लिए थोड़ा सा ऊपर भी जाना पड़े यार। कल 9 से 11 टैक्स हुआ करे, होगा कल 11 से 1 बजे तक वैसे, लेकिन अगर ऊपर जाना पड़ा तो जाएंगे। बीला होगा और 1 से 3 बजे सीला होगा, याद रखो। बीलो 11 से 1 और सीलो 1 से 3, ये कल की क्लासेस, और 9 से 11 बजे तक होगा टैक्स, याद रखो, ताकि वो हम मैक्सिमम जो है ना वो चैप्टर नंबर 18 तकरीबन वो भी पास लग जाएगा हमारा। समझ आ गई। कल 2-2 घंटे की क्लासेस हैं मेरे बच्चे, 9 से 11, 11 से 1, 1 से 3, ठीक हो गया। कल हमने बीलो सीलो को कौन से पढ़ेंगे इंशाल्लाह, इसको खत्म करेंगे, क्योंकि 1 घंटे से सवा घंटा चाहिए होगा मुझे पहले उसके लिए, और तकरीबन कोई आगे इसके लिए 40-45 मिनट है, इंशाल्लाह हो जाएगा। क्योंकि पहली क्लास में ऑलरेडी चल रही होती है टैक्स की, तो इसमें गैप नहीं डालेंगे, फौरन शुरू करेंगे मेरे बच्चे, इसलिए लाजमी तौर पर इसको इंश्योर कीजिएगा। टेस्ट हो रहे हैं आप लोगों के, टेस्ट लाजमी दें, फायदा है। जो ऑनलाइन बैठे हुए देते तो नहीं टेस्ट, कम से कम देख ही ले उनकी शक्लें, आंसर ही सोच रहे हैं उसका, मैं उसको कहूँगा सोल्यूशन भी शेयर कर देंगे।